Hello and welcome to the class 11th online economics classes. And in this video, we will start chapter number 1, the introduction part from Statistics in Economics book of NCERT. Let's see what this chapter says all about. Okay, हम इस जो वीडियो में चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, और वो आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर से है जिसका टाइटल है क्लास 11th के लिए Statistics in Economics. So let's start the topic. Why economics? And this is the today's topic. You have perhaps already had economics as a subject for your earlier classes at school. या आप जब एसएसटी पढ़ते हैं तो उसमें एक पार्ट आता है इसके अंदर इकोनॉमिक्स का, तो आपने शायद ये पहले भी पढ़ा होगा. You might have been told this subject is mainly around what Alfred Marshall, one of the founders of modern economics, called the study of man in the ordinary business of life. अगर पढ़ा हो तो सब्जेक्ट जनरली एल्फ्रेड मार्शल की जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, जिसे मॉडर्न फाउंडर माना जाता है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फाउंडर माना जाता है, तो उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है इसमें, द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, यानी जो एक कॉमन बिजनेस चलता है लाइफ का, उसमें मैन की स्टडी को इकोनॉमिक्स कहते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट दैट मीन्स. अब हम समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होगा. So when you buy goods, you may want to satisfy your own personal needs or those of your family or those of any other person to whom you want to make a gift. You are called a consumer. कि जब भी आप कोई एक सामान खरीदते हैं, चाहे वो अपने पर्सनल यूज के लिए हो, चाहे वो आपकी फैमिली के लिए हो, या किसी पर्सन को आपको गिफ्ट देना हो, तब आपको कंज्यूमर कहा जाता है. यानी जब भी आप कोई सामान खरीदेंगे तो आप किस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, एज ए कंज्यूमर. When you sell goods to make a profit for yourself, you may be a shopkeeper. You are called a seller. और अगर आप कोई सामान बेच रहे हैं जिससे आप मुनाफा कमा सके, तो तब आपको क्या बोला जाता है, सेलर बोला जाता है. सामान खरीदेंगे तो आप क्या होंगे, कंज्यूमर, और सामान अगर बेचेंगे तो आप क्या होंगे, सेलर. So when you produce goods, you may be a farmer or a manufacturing company or provide services. जब कोई भी आप गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, आप क्या हो सकते हैं, कोई भी फार्मर हो सकते हैं, या एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं, बी अ डॉक्टर, पोर्टर, टैक्सी ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड्स. यू आर कॉल्ड अ प्रोड्यूसर. तो तब आपको क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर बोला जाता है. मीन्स कब, या तो आप फार्मर है जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, या कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है आपकी, या आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर, पोर्टर, यानी जो कच्ची मिट्टी के बर्तन होते हैं वो बनाने वाले को पोर्टर बोला जाता है. टैक्सी ड्राइवर है, या ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड्स, यानी जो सामान को ले जाने का काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर. सो व्हेन यू आर इन अ जॉब वर्किंग फॉर सम अदर पर्सन and you get paid for it, you may be employed by somebody who pays you wages or a salary. You are called an employee. और जब आप किसी के यहाँ पे नौकरी करते हैं या काम करते हैं दूसरे पर्सन के लिए, तो वो उसके बदले में आपको कुछ पैसा देता है जिसे वेजेस या सैलरी बोलते हैं, और तब आपको एम्प्लॉय बोला जाएगा. देन यू वुड बी कॉल्ड एज एम्प्लॉय. So when you employ somebody, giving them a wage, you are an employer. जब आप किसी दूसरे को तनख्वाह देते हैं, तब आप क्या हो जाते हैं, इसके अंदर एम्प्लॉयर हो जाते हैं. So in all these cases, you will be called gainfully employed in an economic activity. ये जितने भी केसेस पढ़े हमने, तो आप कहीं ना कहीं उसमें जो आप एक मुनाफे से या आपको फायदा ही हो रहा है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का आप पार्ट बन जाते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर वंस दैट आर अंडरटेकन फॉर ए मॉनेटरी गेन. इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती है जिसमें हम कोई ना कोई पैसे की फॉर्म में मुनाफा कमा लेते हैं.
तो दिस इज व्हाट इकोनॉमिस्ट मीन बाय ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। और इसी से क्या मतलब होता है इकोनॉमिक्स का, कि ये ऑर्डिनरी बिजनेस होता है किसका, लाइफ का। ठीक है, कि आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो आप कंज्यूमर हुए, आप कोई सामान बना रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं देन यू वुड बी प्रोड्यूसर, आप किसी के यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं और तनख्वाह ले रहे हैं देन यू विल बिकम एन एम्प्लॉय, आप किसी को नौकरी दे रहे हैं तो एम्प्लॉयर। एंड इस केस में अगर आप इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में गेनफुली एम्प्लॉयड होते हैं तो तब इन सबको एक ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ बोला जाता है। Now look at these activities. You have to do these activities by yourself. So list different activities of the members of your family. Would you call them economic activities? Give reasons. कि कुछ जो भी आपके फैमिली मेंबर एक्टिविटी करते हैं अलग अलग, उनकी एक लिस्ट बनाइए और क्या आप उन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे, अगर हाँ तो आपको रीजन देना। So do you consider yourself a consumer? Why? क्या तुम अपने आप को एक कंज्यूमर मानते हो, और मानते हो तो क्यों मानते हो? Then we will move to the next part, that is we cannot get something for nothing. कि हम कुछ नहीं पा सकते हैं, अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। So if you ever heard the story of Aladdin and his magic lamp, you would agree that Aladdin was a lucky guy. कि अगर आपने कभी अलादीन की कहानी, अलादीन और उसका जो चिराग था, एक जादुई चिराग था, उसकी कहानी सुनी हो तो आप ये मान सकते हैं कि अलादीन एक लकी गाय था कि वो जो भी कहता था उसके सामने आ जाता, उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, बस he need to make wish. So whenever and whatever he wanted, he just had to rub his magic lamp and a genie appeared to fulfill his wish. कि जब भी उसे कुछ भी चीज की जरूरत होती थी तो वो मैजिक लैम्प को घिसता था और उसकी जो भी इच्छाएं थी वो पूरी कर दी जाती थी। So when he wanted a palace to live in, the genie instantly made one for him. कि जब उसे पैलेस चाहिए था, यानी एक महल चाहिए था रहने के लिए, तो जीनी ने उसे तुरंत क्या दिया, एक महल दिया। So when he wanted expensive gifts to bring to the king, when asking for his daughter's hand, he got them at the back of an eyelid. यानी जब जो राजा ने अपनी बेटी के लिए उससे बहुत ही कीमती जवाहरात मांगे या गिफ्ट्स मांगे, तो तब एक पलक झपकते ही वो सब क्या थे, उसके सामने प्रेजेंट हो गए। तो इस तरह से वो एक लकीली बोला जाता है उसको। देन इन रियल लाइफ वी कैन नॉट बी एज लकी एज अलादीन। लेकिन अगर हम वास्तविक लाइफ की बात करते हैं तो हम ऐसे लकी नहीं होते जैसे अलादीन लकी है। दो लाइक हिम वी हैव अनलिमिटेड वांट्स, वी डू नॉट हैव अ मैजिक लैम्प। उसकी तरह हमारी इच्छाएं तो बहुत हैं, लेकिन उसके जैसे उसके पास में मैजिक लैम्प था वैसा लैम्प हमारे पास नहीं है। So take for example the pocket money that you get to spend. कि आप एग्जाम्पल लीजिए और पॉकेट मनी देखिए जो आपको खर्च करना है। If you had more of it, then you could have purchased almost all the things you wanted. कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा पॉकेट मनी होगी तो आप जो चाहेंगे वो खरीद सकते हैं। But since your pocket money is limited, you have to choose only those things that you want the most. लेकिन आपको पता है कि आपकी जो पॉकेट मनी है वो लिमिटेड है, तो आपको चूज करना पड़ेगा सिर्फ उन्हीं चीजों को जिन चीजों को आपको सही में जरूरत है, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें होती है। दिस इज अ बेसिक टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, और यही इकोनॉमिक्स की एक बेसिक टीचिंग होती है। Now let's see another activity. Can you think for yourself of some other examples where a person with a given income has to choose which thing and in what quantities he or she can buy at the prices that are being charged, called the current prices. तो क्या आप अपने आप को या दूसरा एग्जाम्पल सोच सकते हैं जहां पे एक पर्सन है, उसकी जो केवल इनकम है यानी जितना वो कमा रहा है वो तय करता है कि कितनी क्वांटिटी वो खरीद सकता है, और उसी को जो भी चार्जेस होते हैं करंट, उसी के बेसिस पे उसे करंट प्राइस कहते हैं। So what will happen if the current price go up? और क्या होगा कि अगर करंट प्राइस ऊपर चले जाते हैं तो पता ही है कि
इनकम लिमिटेड है लोगों की और खर्च ज्यादा बढ़ जाएगा, तो जो बजट होता है पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। यही से एक नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं स्कैर्सिटी। इज द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। स्कैर्सिटी मतलब कमी, कि यानी जितनी भी चीजों की कमी होगी वो जड़ होती है किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की। So had there been no scarcity, there would have been no economic problem. कि अगर कोई चीज की कमी नहीं होगी तो कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, कि हम जो चाहेंगे फिर वो खरीद सकते हैं। And you would not have studied economics either. और आपने इकोनॉमिक्स भी नहीं पढ़ सकते थे, क्योंकि देखिए अगर फीस नहीं होती है, पैसा नहीं होता है, तो ऑलमोस्ट हम एक जो बेसिस होता है एजुकेशन बेसिस, वो भी कहीं ना कहीं हम पिछड़ जाते हैं उसके अंदर। तो इन आवर डेली लाइफ वी फेस वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्कैर्सिटी, यानी हम अपनी डेली लाइफ में किसी ना किसी कमी से जूझते रहते हैं। द लॉन्ग क्यूज एट रेलवे बुकिंग काउंटर्स, क्राउडेड बसेस एंड ट्रेन्स, शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, the rush to get a ticket to watch a new film, etc. are all manifestation of scarcity. मीन्स की जो लंबी लंबी लाइनें लगती हैं रेलवे बुकिंग काउंटर पे या क्राउडेड बसेस में, ये बस की कम होना, रेल्स कम होना, या ट्रेन्स जो होती है बहुत कम होती हैं, जितनी भी जरूरी चीजें होती है वो सब हमें अवेलेबल नहीं होती, उनके लिए भीड़ लग जाती है। या अगर हमें कोई एक न्यू फिल्म भी देखनी हो तो उसके लिए भी टिकट लेना पड़ता है, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ हमारे पास क्या है, सिनेमा हॉल्स होते हैं। और ये किसकी वजह से आता है, सिर्फ वो सिर्फ स्कैर्सिटी की वजह से। So we face scarcity because the things that satisfy our wants are limited in availability. हम किसी चीज की कमी से क्यों जूझते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि जो भी चीज हमारी जरूरतों को पूरा करेगा वो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होता है। So can you think of some more instances of scarcity? क्या आप इसके अलावा भी और कोई इंस्टेंस सोच सकते हैं scarcity के? बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, you can think of. The resources which the producers have are limited and also have alternative uses. अब जो resources हैं प्रोड्यूसर के पास में वो भी लिमिटेड हैं और उनके अल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। Take the case of food. अब फूड का केस ले लेते हैं हम, that you eat every day. It satisfy your want of nourishment. अब जैसे हम खाने की बात कर लेते हैं तो ये डेली हमें क्या करता है कि पोषण का काम करता है। अगर हमें इसको भी क्या करते हैं कि फैमिली जितनी ज्यादा बड़ी होगी तो उतना ही लिमिटेड अमाउंट में हमें इसको लेना पड़ता है। So farmers employed in agriculture raise crops that produce your food. जो farmers हैं आपके एग्रीकल्चर में जो लगे हुए हैं वो आपके फूड को प्रोड्यूस करते हैं। At any point of time, the resources in agriculture like land, labor, water, fertilizer, etc. are given. और किसी भी पॉइंट के ऊपर जो रिसोर्सेज हैं एग्रीकल्चर में, जैसे जमीन हुई, मजदूरी हुई, पानी, फर्टिलाइजर, ये सब क्या होते हैं, रिसोर्सेज हैं जो एग्रीकल्चर को तय करती है। कि मान लीजिए लैंड की जितनी छोटी लैंड होगी उसी तरीके से उसमें फसल पैदा होती है, लेबर की अवेलेबिलिटी, वाटर की अवेलेबिलिटी, या कितना फर्टिलाइजर यूज किया। तो ऑल दीज रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। इन रिसोर्सेज का हमारा अल्टरनेटिव यूज भी होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर में यूज नहीं होता है। द सेम रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ नॉन फूड क्रॉप सच एज रबर, कॉटन, जूट एक्सेट्रा। वही रिसोर्स यानी जो ऊपर हमने अभी पढ़ा था, लैंड, लेबर, वाटर और फर्टिलाइजर, उसी सेम रिसोर्स को हम प्रोडक्शन करते हैं नॉन फूड क्रॉप का, जैसे रबर है, कॉटन, जूट या कोई और चीज। So thus alternative uses of resources give rise to the problem of choice between different commodities that can be produced by those resources. तो इससे क्या होता है कि जो अल्टरनेटिव यूजेस आ जाते हैं रिसोर्सेज के, उनसे एक प्रॉब्लम आती है चॉइस की, कि हमें कौन सी कमोडिटी लेनी है जो इन रिसोर्सेज से हमें प्रोड्यूस करना है, किस कमोडिटी को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। Okay, rest of the part we will be discussing in the next video. Thank you.